न्यूज 18 राजस्थान पर प्रदेश के नंबर 1 डिबेट शो 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज का मुद्दा है कम होंगे निकाय, कितना सही उपाय। ऐसा इसलिए क्योंकि गहलोत सरकार के कार्यों और फैसलों को बदलने की सीरीज सी बनती जा रही है। गहलोत सरकार में बनाए गए जिलों में से हाल ही में 9 जिले और 3 संभाग सरकार ने निरस्त किए, तो फिर निकायों के पुनर्गठन के लिए अब कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है। गहलोत सरकार के समय के करीब 99 से ज्यादा नए निकाय बनाए गए थे। अब उनमें से 52 से लेकर के 56 तक, बड़ा आंकड़ा है, 52 से लेकर 56 तक नए निकायों को फिर से ग्राम पंचायतों में बदलने की तैयारी की जा रही है। हालांकि ये फाइनल तब होगा जब यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा की अध्यक्षता वाली कैबिनेट सब कमेटी अप्रूवल देकर के मुख्यमंत्री से मंजूरी लेगी और अधिसूचना जारी होगी। लेकिन सरकार का यह प्रयास है कि अब तक हो चुके 293 निकायों को घटा करके 240 से 250 किया जाए। गौरतलब है कि प्रदेश में 13 नगर निगम, 36 नगर परिषद, 250 से ज्यादा नगर पालिकाएं हैं। हालांकि इसके पीछे धन का अभाव माना जा रहा है। वहीं भाजपा प्रवक्ता पंकज मीणा ने कहा कि गहलोत सरकार ने अपने विधायकों को खुश करने के लिए शासन प्रशासन के खिलाफ नियम विरुद्ध जाकर के काम किया था, जिनको अब उनकी सरकार सही कर रही है। कांग्रेस ने इस फैसले को राजनीतिक वैमनस्य करार दिया है और इसी पर करेंगे आज प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। गहलोत राज में बने निकाय होंगे कम। छप्पन नगर पालिकाओं को ग्राम पंचायतों में बदलने की कवायद। पिछली गहलोत सरकार के अंदर गहलोत जी ने केवल कुर्सी से चिपके रहने के लिए, ये किन प्रकार सत्ता में बने रहने के लिए, अपने विधायकों को खुश रखने के लिए शासन प्रशासन के नियमों के विरुद्ध बहुत सारे डिसीजन किए। नगर पालिका नगर परिषद के गठन और उसके गठन को रद्द करने को लेकर निर्णय हो पाएगा। गहलोत राज में बनाई गई थी 56 नगर पालिकाएं। 5 से 6 नगर निगम भी हटाने की है तैयारी। सरकार का प्रयास 293 निकायों को किया जाए कम। और किसी नगर निकाय द्वारा जनप्रतिनिधियों से चर्चा परिचर्चा के बाद अगर उसमें कोई संशोधन और आवश्यक है, संशोधित प्रस्ताव भी जाएंगे तो उनको भी स्वीकार, परीक्षण के बाद स्वीकार किया जाएगा। कांग्रेस ने बताया राजनीतिक वैमनस्य। ये भारतीय जनता पार्टी के पास कोई योजना नहीं है, केवल और केवल राजनीतिक उद्देश्य से वैमनस्य के कारण जो ये कांग्रेस सरकार में नए जिले बनाए गए, उन्हें निरस्त किया गया और अब नई नगर पालिकाएं और जो नगर निगम बनाए गए थे उनको निरस्त करने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। कम होंगे निकाय, कितना सही उपाय। तो आखिरकार क्या निकाय कम किए जाएंगे और ये उपाय कितना सही है, कितना ठीक है और जनता के कितना हित में है, इस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, भरत मेघवाल हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। सुरेश गर्ग हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। साथ ही आशुतोष रावत हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सबका स्वागत। आशुतोष जी, एक टिप्पणी आपकी, कैसे देख रहे हैं आप ये पूरा घटनाक्रम जहां सरकार कुछ निकायों को खत्म करने जा रही है, उन्हें वापस से ग्राम पंचायतों में तब्दील किया जाएगा? बोलिए। देखिए, राजनीतिक दल जो भी घटनाक्रम करते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीति होती है, उनकी अपने नफा नुकसान होते हैं। राजनीतिक तौर पर फायदा लेने के लिए ही इन तमाम नगर पालिका नगर निगम और इनका गठन किया गया था और मुझे लगता है कि शायद वही फायदा एक बार भारतीय जनता पार्टी फिर से वापस लेना चाहती है कि कांग्रेस ने जिस तरह से नगर निगम नगर निकाय और ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़ाई थी और राजनीतिक तौर पर उन चुनावों में फायदा भी उसको मिला था, शायद उस फायदे को एक बार भारतीय जनता पार्टी फिर से अपने पाले में करना चाहती है। और यह तमाम जो पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन की जो हम बातें करते हैं, यह राजनीतिक, पूर्णतः राजनीतिक प्रक्रिया है और इसको राजनीतिक एंगल से ही देखा जाना चाहिए। सरकारें अपने नफा नुकसान के लिए इस तरह की एक्सरसाइज करती रहती हैं और भजनलाल सरकार भी ये एक्सरसाइज कर रही है। भरत मेघवाल जी, आपको क्यों लगता है कि सरकार राजनीतिक वैमनस्य से काम कर रही है? सरकार तो कह रही है कि आपके वक्त में जो बिना देखे सोचे समझे, बिना
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए, जो निकाय बना दिए थे, उनका रिव्यू कर रहे हैं। चाहे वो नए जिले बनाए गए हों या फिर नए निकायों का गठन किया गया, उन सबका रिव्यू होगा। गलत क्या है? नहीं हेमंत जी, देखिए आज की अगर समय की बात की जाए तो हम सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात करते हैं, और सत्ता का विकेंद्रीकरण इसलिए भी जरूरी है ताकि जनता को जो सर्विसेज है वो सही तरीके से डिलीवर हो पाए और लोकल बॉडीज है उनको मजबूती प्रदान की जाए। निश्चित तौर पर कोई भी सरकार होगी वो पूर्ववर्ती सरकारों के निर्णय को पलटने का अधिकार रखती है, उनका रिव्यू करने का अधिकार रखती है, लेकिन अभी जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की पर्ची सरकार है, आप लगातार देखिए, चाहे इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, चाहे जिले हो या चाहे नगर निगम हो, इन सब के ऊपर सिर्फ एक ही राग अलापती है कि साहब इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, पैसे की कमी है, इस वजह से आनंद फानंद में इन्होंने जो निर्णय लिए उन निर्णयों को हम सुधार रहे हैं। लेकिन एक बार भी आप ये देखिए कि हमने लगातार न्यूज 18 पे जो डिबेट की उसमें कभी इन्होंने रिपोर्ट को पेश किया हो, कभी इन्होंने किसी आधार को बताया हो कि इस आधार पर हम इन चीजों को हटा रहे हैं। जिन 56 ग्राम पंचायतों को नगर पालिका बनाया गया वो इसलिए बनाया गया ताकि वहां पर जो विकास है वो तीव्र गति से हो पाए, वहां औद्योगिक विकास हो पाए, वहां सड़क जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका विकास हो पाए। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी वर्तमान सरकार की होती है, लेकिन वर्तमान सरकार कर क्या रही है? वो अपना पल्ला झाड़ रही है और राजनीतिक द्वेषता इसलिए अपना रही है क्योंकि कोई बिना आधार के, कहते हैं ना, बिना सर पैर के ये उन नियमों को बदलने का काम कर रहे हैं। मैं अभी गर्ग साहब यहां बैठे, इन 56 नगर पालिका में से 8-10 नगर पालिका का भी ये नाम बता दे कि इन नगर पालिकाओं में इसके आधार पर हम चीजों को बदल रहे हैं, ये नहीं बता पाएंगे। ये पूर्ववर्ती सरकारों के आरोप लगाएंगे और राग अलापेंगे। आज आप ये देखिए कि जहां हम विधानसभा के परिसमन की बात करते हैं, हम लोकसभा में 500 से 880 की बात कर रहे हैं, तो वहां हम क्यों विकेंद्रीकरण कर रहे हैं? और जब नगर पालिकाओं की बात आती है, जयपुर नगर निगम की बात आती है, जोधपुर की, कोटा की या अन्य ग्राम पंचायतों की, वहां पे आप मर्ज कर रहे हैं। अभी आपने कुछ दिन पूर्व ही एक निर्णय लिया कि पंचायत समितियों में जनसंख्या कम की जाएगी, पंचायत समितियों में ग्राम पंचायतों को कम किया जाएगा, छोटी इकाई बनाई जाएगी। तो दोहरा मापदंड क्यों अपनाया जा रहा है? अगर ग्राम पंचायतें कम की जा रही है तो फिर नगर निगम को क्यों आप एक करना चाह रहे हैं? क्यों? क्योंकि आपने जो हठ धर्मिता अपना रखी है, एक राज्य एक कानून, आप उसकी ओर अग्रसर है और आप इसीलिए ये सब चीजें चाहती है। क्या किसी जनता की तरफ से ये आदेश आया या किसी जनता ने आपसे अनुरोध किया कि नगर निगम को एक कर दीजिए, ग्राम पंचायतों को नगर पालिका से हटाकर वापस ग्राम पंचायत बना दीजिए? एक ऐसा कोई विरोध का सुर हो, एक ऐसा कोई आवेदन आपके पास आया हो? आज न्यूज 18 के चैनल पर आप वो बताइए कि हमें यहां से मांग आई थी। आप सिर्फ और सिर्फ अलोकतांत्रिक तरीके से तानाशाही करना चाह रहे हैं और हर एक फैसले को पलटकर आप सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि साहब पूर्ववर्ती सरकारों ने गलत किया। अगर हमारे में आर्थिक प्रबंधन नहीं होता तो कोरोना जैसे समय पे भी हम आर्थिक विकास दर में पूरे देश में दूसरे स्थान पर नहीं होते। गंभीर आरोप है कि जनता को दरकिनार करके आप राजनीतिक वैमनस्य के जरिए पहले 9 जिले खत्म कर दिए, 3 संभाग खत्म कर दिए, कभी आप अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को खत्म करने की बात कर रहे हैं, अब नगर निकायों पर खत्म करने के लिए आप तुले हुए हैं। संभल नहीं रहा। देखिए हेमंत भाई, जनता से अगर राय ली जाती तो आज ये जो 99 जो निकाय बनाए हैं वो बनते नहीं। इन्होंने 17 जिले बनाए थे, अगर जनता की राय लेते तो वो बनते नहीं। इन्होंने जनता से राय ली नहीं, इन्होंने केवल अपने विधायकों को और अपने नेताओं को खुश करने के लिए नगर निगम बनाए थे, नगर पालिकाएं बनाई थी और इसी तरीके से जिले बनाए थे। कहीं पे भी इन्होंने जनता से, अब ये बताइए कि इनकी कमेटी के जो थे वो अध्यक्ष तो जयपुर में थे ही नहीं, वो बाहर थे और इन्होंने उस कमेटी का निर्णय पहले ही सर्वोपरि कर दिया और 17 जिले घोषित कर दिए। क्यों कर दिए भाई? कोई इनके पास में सरोकार नहीं है, केवल अपने विधायकों को खुश करना और अपनी कुर्सी बचाना। ये तो सर्वविदित है कि खुद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने खुद ने बोला है कि मैं 5 साल तक कुर्सी बचाने में लगा रहा। तो अब जब वो व्यक्ति 5 साल तक कुर्सी बचाने में लगा रहा तो वो इसी तरीके के निर्णय लेगा जो जनता के हित में नहीं है। अब मुझे ये बताइए हेमंत जी कि जयपुर के अंदर 2 नगर निगम बनाने का क्या उद्देश्य था? जब दिल्ली के अंदर 1 नगर निगम है तो जयपुर की जनसंख्या क्या दिल्ली से ज्यादा है? जब दिल्ली के अंदर 1 नगर निगम है, बॉम्बे में अंदर 1 बीएमसी है, तो जयपुर के अंदर ऐसी क्या जरूरत आ गई थी? जोधपुर में क्या जरूरत आ गई थी? कोटा में क्या जरूरत आ गई थी? 2 नगर निगम। सिर्फ इनका राजनीतिक स्वार्थ था, इनको इनके इन प्रकार अपने महापौर बनाने थे, केवल एक उद्देश्य था। और आप बताइए, जब इन्होंने नगर निगम जयपुर में बनाया, साहब 2 नगर निगम बना दिए, जहां पे अलग अलग आबादी, देखिए आप, इन्होंने उसमें भी राजनीति किया कि
कि कई तो ऐसे वार्ड बनाए हैं जो कि जिनकी संख्या है वो 5,000 या 3,000 से जनपति और कई की है 10,000 से। अगर आपको पूरा ही करना तो इक्वलिटी करते ना, लेकिन नहीं किया। तो ये केवल राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इन्होंने ये सब चीज किया था और जनता ने उसका जवाब इनको जो सामान्य चुनाव थे, जनरल चुनाव थे तब दे दिया और फिर इसके बाद उपचुनाव हुए उसमें भी जनता ने जवाब दे दिया। इन्होंने बनाया, हेमंत भाई हम देखिए, हेमंत भाई हुआ ना अल्टीमेटली जो पैसा लगा उसके बनाने पर और जो उसको खत्म करने पर कौन सी जनता चाहेगी कि उनकी नगरपालिका भाई हमने यही तो सुनो तो सही, मैं यही तो कह रहा हूं, एक जिला बनाने के लिए लगभग 2,000 करोड़ रुपए का खर्चा है। इन्होंने कोई बजट का प्रावधान नहीं किया था, आनन फानन में आपने जिले बना दिए थे। एक जिला बनाने में 2,000 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। बताइए कौन सा औचित्य था? दूदू को जिला बनाना औचित्य था? क्यों बनाया था दूदू को जिला? क्या दूदू के निवासियों ने डिमांड की थी? क्या गंगापुर के लोगों ने डिमांड की थी? नहीं की थी। इन्होंने केवल अपने नेताओं को और अपने विधायकों को खुश करने के लिए ये काम किया था और जनता के पैसे का दुरुपयोग किया था। आपने खुद ने सुना होगा, खुद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने खुद ने बोला था कि मेरे शासनकाल में भ्रष्टाचार है। खुद ने जब अगर जो उस टाइम के मुख्यमंत्री अगर ये बोलते हैं कि साहब मेरे शासन में भ्रष्टाचार है तो वो सर्वविदित है कि उन्होंने अपने 5 साल तक मेरे को तो ये बताओ ना कि अब आप किस आधार पर खत्म कर रहे हैं? और कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने हर तरीके के गलत निर्णय कोई क्राइटेरिया तो होता होगा ना गिरफ्तार साहब, कोई भी ऐसा निर्णय हो जो जनता कोई क्राइटेरिया तो होता होगा ना ग्राम पंचायत को नगरपालिका में कन्वर्ट करने का, नगरपालिका को नगर परिषद में कन्वर्ट करने का और नगर परिषद को नगर निगम में, जिसमें जनसंख्या की बाध्यता है। इन्होंने कौन से क्राइटेरिया को दरकिनार किया वो बताइए ना, आप समझाइए। हेमंत भाई मैं इनसे यही पूछना चाहता हूं कि कौन से क्राइटेरिया से इन्होंने दूदू को जिला बनाया था? कौन सा जिला छोड़िए ना, अभी आप बताइए। कौन से क्राइटेरिया से जयपुर के अंदर गोविंद देव जी को अलग कर दिया था और मोती डुगरी गणेश जी को अलग कर दिया था? कि कौन से क्राइटेरिया से? कोई क्राइटेरिया नहीं था, केवल इनका राजनीतिक स्वार्थ था। तो हेमंत भाई ये सब चीज तो आप शांति से आप इसको बदल देंगे, लेकिन ये फैसला जिन्होंने लिया, अगर आप उनके खिलाफ कोई एक्शन ले पाते गर्ग साहब, ये हजारों करोड़ का बोझ जो जनता पे पड़ रहा है ना, उनके खिलाफ अगर आप उस वक्त के सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कोई एक्शन ले पाते और जनता के अंदर आते कि देखिए इन्होंने ये बोझ डाला, इन्होंने गलत सलाह दी और इनकी कलम से ये गठन हुआ, ये जिम्मेदार हैं और हम इन पर सरेआम कार्रवाई कर रहे हैं, तब तो मानते कि आप राजनीतिक दुर्भावना से नहीं है। वरना आपने किसी को दंडित किया नहीं, ऐसे ही खत्म कर दिया। अगर गलत किया तो कार्रवाई कीजिए। दंडित नहीं, मैं बताइए, हमने कमेटी बनाई, कमेटी की सिफारिश थी कि ये 9 जिले हैं। अगर पहले वाली कमेटी ने गलत रिपोर्ट दी तो उस कमेटी अध्यक्ष के खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आज स्वायत्त शासन मंत्री जी के माध्यम से कमेटी बनी हुई है और कमेटी निर्णय देगी कौन से निकायों को ग्राम पंचायत में कन्वर्ट किया जाए, कौन से नगर निगम को खत्म किया जाए। अब मुझे ये बता दीजिए ना कि 2 नगर निगम, मैं आपको बार बार बताना जा रहा हूँ कि भाई चलो जयपुर का कौन सा विकास हो गया? 2 नगर पालिका सवाल पूछे उसका जवाब दीजिए। कौन सा विकास हो गया जयपुर के अंदर? वो देखिए, जो पहले नगर निगम एक था और अब 2 नगर निगम के बाद में आपस में झगड़े होने लगे, एरिया का आपस में झगड़े होने लगे। देखिए अभी आपने 5 मिनट से लगभग 5 मिनट का गर्ग साहब को समय दिया और आपके दर्शक और हम सब ये जानना चाह रहे थे कि वो ऐसे क्या क्राइटेरिया है जिसके आधार पर ये सारे काम किए जा रहे हैं। इन्होंने सिर्फ पूर्ववर्ती सरकारों पर आरोप मढ़ने का काम किया। मैं इनको बताता हूं 2 नगर निगम होने से क्या फायदा हुआ। 2 नगर निगम होने से जो मॉनिटरिंग थी वो अच्छी हो पाई, वार्डों के अंदर विकास अच्छा हो पाया। आपने अभी एक बात कही कि लड़ाई चलती थी, चलिए हम मानते हैं हेरिटेज के अंदर लड़ाई चल रही थी, लेकिन नगर निगम ग्रेटर के अंदर थोड़ा बहुत अगर काम हुआ तो वो 2 नगर निगम थे, इसी वजह से हो पाया ना। आज भरत मेघवाल अगर आपके सामने बैठा है तो वो 1-2 नगर निगम हुए, उसकी वजह से हम जैसे युवाओं को मौका मिला वहां पर चुनाव लड़ने का, हम जैसे लोग वहां पर चुनाव जीत कर आए। आप हमेशा आर्थिक प्रबंधन के बारे में बात करते हैं, तो क्या जिले खत्म करने से, स्कूल खत्म करने से और नगर निगम खत्म करने से आप आर्थिक प्रबंधन कर पाएंगे क्या? इनसे कोई आप पूछो चीज, हमारे पास पैसा नहीं है, तो क्या जनता ने आपको झुंझुना बैठाने के लिए यहाँ बैठाया है क्या? आप अगर सत्ता में हैं तो आप सत्ता में सेवा करने के लिए बैठाया है। हम तो सेवा कर रहे हैं। 1 साल आप कराइए वोट, जो आप कराइए वोट, काम नहीं किए। मैं कह रहा हूं वोट कराइए। 1 साल में वो काम कर दिए जो 5 साल में काम नहीं किए। आज बता दीजिए 1,71,000 से ज्यादा नियुक्तियों के विज्ञापन निकल गए। आप बता दीजिए 60,000 नियुक्तियां दे दी आपने पूरे 5 साल के अंदर। 1,35,000 की नियुक्ति दी है हमने प्रथम वर्ष के अंदर ही भैया। वो हमने रोजगार दिया है, नियुक्तियां नहीं। किसको रोजगार दिया है? नियुक्तियां नहीं। और आपने कहा नियुक्तियां दिया।
आपने तो ये नियुक्तियां दी है। ठीक है, बहस इस पर रोजगार पर नहीं है, उस पर भी किसी दिन करेंगे। लेकिन रावत साहब, आशुतोष रावत साहब, जो समझ पा रहा हूं ये कि एक सरकार ये बनाएगी और दूसरी सरकार बिना कुछ कहे पहली सरकार की कमेटी का हवाला देगी, अपनी एक कमेटी बनाएगी और फिर अपनी कमेटी का हवाला देगी और उन्हें खत्म कर देगी। नुकसान किसका है इसमें और बचें कैसे इससे? नुकसान तो जनता का है सर। बिल्कुल रविंद्र जी, देखिए राजस्थान की राजनीति को एक अलग दृष्टिकोण से पूरे देश भर के अंदर देखा जाता था और राजस्थान की राजनीति की एक सबसे बड़ी खूबसूरती यह थी कि यहां सरकारें बदलने के साथ में फैसले नहीं बदला करते थे। यहां पिछली सरकारों के फैसलों को आगे बढ़ाया जाता था और इसीलिए राजस्थान में हमको एक विकास की एक अनोखी गंगा देखने के लिए मिली थी, यह वास्तविकता थी। लेकिन पिछले 2-3 टेन्योर से हम देख रहे हैं कि जिस तरह का माहौल पूरे देश भर के अंदर है कि सरकार बदलने के साथ में फैसले बदले जाते हैं, विकास के फैसले बदले जाते हैं, निश्चित तौर पर वह राजस्थान की जनता के लिए, प्रदेश की जनता के लिए हितकारी नहीं है। यह शायद पहली बार कहीं देश भर में के अंदर कहीं होने जा रहा होगा कि अब रावत साहब, आप वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर देखिए कि अगर एक साथ 50 से 56 निकाय अगर खत्म करके और नगर पालिकाओं से फिर वापस ग्राम पंचायतें बनती है, उन लोगों का क्या जो इतने दिन नगर पालिका में रहे वो वापस ग्राम पंचायत में आएंगे, उनके ऊपर क्या बीतेगी? और इससे भी इतर सोचिए कि जो खर्चा हुआ इतने साल तक या 3 साल 4 साल रह लिए, उसके बाद अब वापस हम उनको बदलेंगे, वो खर्चा कौन वहन करेगा? क्या सिर्फ सरकार का तर्क ये कह देना कि पिछली सरकार ने गलत फैसला लिया, तो गलत फैसला लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई कहां है सर? ये सवाल तो जनता पूछेगी ना रावत साहब। बिल्कुल हेमंत जी, देखिए अगर फैसले गलत लिए गए हैं तो आपने बहुत सही सवाल उठाया कि उस गलती के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा भी देनी चाहिए। अगर राजनीतिक दल इस तरह की प्रतिबद्धता अधिकारियों के साथ भी निभाएं कि केवल के फैसले होने पर सही और गलत प्रूफ करके उनको अदला बदली के साथ में उन अधिकारियों की जवाबदेही भी अगर सरकारें तय करें जो गलत फैसले लेने में राजनीतिक दलों का सहयोग करती हैं, तो निश्चित तौर पर इस तरह की घटनाएं हमको देखने के लिए नहीं मिलेंगी। भारतीय जनता पार्टी तर्क है कि लगभग 1200 करोड़ रुपए उनको इन तमाम व्यवस्थाओं पर खर्च करने पड़ रहे हैं। जनसंख्या और मतदाताओं के बीच का प्रतिशत, जो अंतर प्रतिशत है वो 300% तक कई वार्डों में है, वो 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन यह तमाम फैसले राजनीतिक फैसले होने के साथ में प्रशासनिक अमला इनमें शामिल रहता है। तो वह प्रशासनिक अमला क्या तमाम चीजों को अनदेखी करके इस तरह के निर्णय लेता है? क्या वह इन तमाम रूल्स और रेगुलेशंस का ये प्रावधान है हमारे यहाँ बने हुए हैं? गर्ग साहब, ये बहुत गंभीर सवाल है। ये तब माना जाए कि आपकी सरकार राजनीतिक दुर्भावना से फैसले नहीं लेती है, तब माना जाएगा जब आप ऐसे गलत फैसले लेने वालों पर कार्रवाई करके बताएंगे कि ये चीफ सेक्रेटरी थे या ये सेक्रेटरी थे, इनके आदेशों से ये गलत फैसला हुआ और इससे राज्य को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ, यहां की ब्यूरोक्रेसी प्रभावित हुई, सब कुछ हुआ और इन पर हमने ये कार्रवाई की और इनका फैसला पलटा। पहले तो कार्रवाई होनी चाहिए, वो तो कोई है नहीं। कौन जिम्मेदार है उसका भी कोई नाम नहीं। सिर्फ एक सूबे के मुखिया को, जो चुनावा जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री, जिनके साइन तो बाद में होते हैं, लेकिन उससे पहले उनके तो निर्देश होते हैं, साइन तो ब्यूरोक्रेसी करती है, आदेश तो उससे पालन होता है। अगर ब्यूरोक्रेसी ने गलत फैसले लिए तो आपने किस पर कार्रवाई की? बिल्कुल, देखिए तमाम जो पुनर्गठन जो भी होता है वो जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में होता है। जिला कलेक्टर हाँ बोलिए गर्ग साहब, यही सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डिसीजन किसका था? यहाँ की जो कमेटी है उसका डिसीजन था, कैबिनेट का डिसीजन था, मुख्यमंत्री का डिसीजन था। मुख्यमंत्री का डिसीजन था ना कि आपने गलत निर्णय लिया, आनन पानन में जिले बनाना, आनन पानन में निकाय बनाना, आनन पानन में उनको इम्प्लीमेंट कौन करता है? एक शहर को उनको इम्प्लीमेंट कौन करता है? ये बता दीजिए क्यों है, क्यों था? मुझे ये बताइए गर्ग साहब, उनको इम्प्लीमेंट कौन करता है? सरकार, कैबिनेट अगर कोई गलत फैसला लेती है तो हमारी ब्यूरोक्रेट्स की जिम्मेदारी होती है और जो नोटशीट चलती है उसमें बाकायदा नोट लगता है सर कि ये गलत फैसला है, ये क्राइटेरिया नहीं है। डिसीजन लेती है, जनता ने नकार दिया, जनता ने नकार दिया हेमंत भाई, जनता ने नकार दिया। जनता के नकारने से काम नहीं चलेगा सर। जनता के लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा? जनता समझ चुकी थी। मैं कह रहा हूं जनता के लाखों करोड़ों का नुकसान की भरपाई कौन करेगा सर? ये जिम्मेदारी तो आप ही तय करेंगे ना। लिया है तो नहीं तो जिम्मेदारी तय कर रहे हैं ना, हम वही तो निर्णय ले रहे हैं जो जनता के खिलाफ है, उसको ठीक कर रहे हैं हम। जो जनता के खिलाफ जो निर्णय लिए गए हैं उनको ठीक कर रहे हैं,
और वही काम सिर्फ इतना कह देना काफी है क्या? जी कर रहे हैं, सुशासन दे रहे हैं, हम सुशासन दे गए। आपने देखा होगा हमारी सरकार आने के बाद में 110 से ज्यादा परीक्षाएं हो गई, किसी में पेपर लीक नहीं हुआ। एक परीक्षा का नाम बताइए। अच्छा एक बात बताइए, परीक्षा का अच्छा नाम एक बात बताइए, बताइए, कौन सी परीक्षा 110 हो गई? 110 परीक्षा का नाम बताइए। 110 परीक्षा का नाम बताइए। आप अरे झूठ बोल रहे हो गर्ग साहब, आप भाषण देते। अरे ये कोई स्टेज का भाषण नहीं है, ये स्टेज का भाषण नहीं है, न्यूज 18 राजस्थान का प्लेटफॉर्म है, भाषण नहीं है। 110 परीक्षा का नाम बताइए, 110 परीक्षा का नाम बताइए। 81,000 नियुक्ति। अरे 110 परीक्षाओं का नाम बताइए। रुकते हैं तो चलिए, गर्ग साहब सुनिए, गर्ग साहब, गर्ग साहब, अरे ये गर्ग साहब, लेकिन लेकिन गर्ग साहब ये बताइए कि अगर एक नगर पालिका फिर से ग्राम पंचायत बनती है तो वहां से स्टाफ भी हटेगा, वहां से संसाधन भी कम होंगे, और वो जो लोग बेरोजगार होंगे फिर उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए हेमंत भाई, कोई बेरोजगार नहीं होगा, कोई कहीं से नहीं होगा। अब बता दीजिए, अभी जैसे स्कूल बंद किए, एक स्कूल मैं तो कह रहा हूं इतनी सी तो बात है जो अभी रावत साहब सवाल पूछ रहे हैं कि भाई अगर किसी ब्यूरोक्रेट ने गलत फैसला लिया, जोधपुर में आप ये बताओ, हेमंत जी ये सिर्फ भाषणगिरी करेंगे, ये सिर्फ भाषणगिरी करेंगे, छात्रों को पढ़ाई मिलेगी, ये सरकार के प्रतिनिधित्व नहीं है जो सरकार जनता में डिलीवरी कर सके, जो ये आश्वस्त कर सके कि हम क्या करने जा रहे हैं। केवल वहां से एक फरमान जारी होता है, एक एक करके एक टिप्पणी, बस एक संक्षेप में टिप्पणी। भरत मेघवाल जी संक्षेप में, बिल्कुल संक्षेप में एक भाषण टिप्पणी। देने यहाँ बैठते हैं, आप इनसे ये पूछिए कि ये कितनी ग्राम पंचायत, अभी पंचायत समिति कितनी ग्राम पंचायतों की बना रहे हैं? इनके पास आंकड़े नहीं है, इनके पास आधार नहीं है, इनके पास रिव्यू का क्राइटेरिया नहीं है। यहाँ आकर ये बताते तो आपके पास कौन सा क्राइटेरिया था भरत जी? हो सकता है आपके पास कौन सा क्राइटेरिया था कि आपने गठन कर दिया रातों रात? इतनी 10,000 से ज्यादा, 10,000 से नहीं 10,000 से ठीक है, ज्यादा जिनकी जनसंख्या थी, हमने उनको ठीक है रावत साहब, बिल्कुल आखिरी टिप्पणी ये कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर एक सरकार आएगी बनाएगी, दूसरी सरकार आएगी खत्म कर देगी, फिर तीसरी सरकार आएगी वो वापस बना देगी, तो ये तो जनता के साथ मजाक हो गया ना सर। बिल्कुल, देखिए राजस्थान में अभी यही होता हुआ लग रहा है कि जहां पिछली अशोक गहलोत सरकार ने बनाने के रिकॉर्ड बनाए थे, तो वही लगता है कि भजनलाल सरकार भी शायद ये रिकॉर्ड बनाना चाहती है कि उसने कितनी चीजों को खत्म किया। लेकिन जरूरत यह है कि विकास कैसे हो, जनता को रोजगार कैसे मिले और युवाओं को। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप कोई भी फैसला कीजिए, जनता के हितों को दरकिनार ना किया जाए, यह भी सुनिश्चित होना चाहिए। और आम जनता की गाड़ी कमाई का जो पैसा इस तरह से बर्बाद हो रहा है उस पर लगाम लगनी बेहद जरूरी है। जिन लोग